अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के किस बड़े रहनुमा को डांट दिया, किसको ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए और फिर आइंदा का अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा अगले 2 4 6 दिनों के लिए इमरान खान ने डायरेक्ट किया अपने लोगों को। और फिर पाकिस्तान फौज के उस जनरल की बात करेंगे कि जिन्होंने कभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और फिर उनके साथ क्या हुआ और आज उसकी क्या रेलेवेंस है आज 30 सितंबर के हवाले से। और आज के व्लॉग में यह भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब आला अदलिया के जज साहिबान तकरीबन एक दूसरे के साथ दस्तो गुरेबान होने को हैं। खतो किताबत का जो सिलसिला उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ शुरू किया हुआ था, अब वो बाकायदा जन्नाटेदार थप्पड़ों तक की सूरत हाल पहुंच चुकी है। और काजी फायज ईसा साहब की आज अदालत में आंखें नीचे थीं और उनका मोरल काफ़ी डाउन था। और फिर बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब की एक और 2 नंबरी जो पकड़ी गई, जिस पे अभी शायद इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स की नज़र नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि राजा साहब ने एक और क्या 2 नंबरी की है इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए। और फिर ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफ़र अपनी पार्टी को कौन से गड़े में गिराने जा रहे हैं। और आपसे गुजारिश किया, आपने अगर अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी ये वीडियो आखिर तक देखने के बाद या हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और आपस में इसी तरह इज़हार ख्याल जारी रखें जिस तरह के आप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मान लिया गया। ये काम हुआ तो काजी फायज ईसा साहब से नादानिस्ता तौर पर, उन्हें जब जस्टिस मुनीब अख्तर के कोर्ट में हाजिर ना होने की वजह से या उनके इस बेंच पे एतराज़ किए जाने की वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना था। तो इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफ़र उठे और उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। काजी फायज ईसा साहब ने हल्का सा भी एतराज़ दाखिल ही किया था तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का पहले वकील था, अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील हूँ। काजी फायज ईसा साहब ने कहा तो एक ही बात हुई, इमरान खान और पीटीआई एक ही बात है। अब काजी साहब ये फिक्रा कह के चले गए, उस पर अली जफर साहब ने अपना जो भी दलाइल देने थे उन्होंने दिए, लेकिन बिटवीन द लाइन्स अब लोग ये तशरीह कर रहे हैं इसकी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन तस्लीम कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ राजा सिकंदर सुल्तान साहब, जो वैसे तो सारी साजिश में, सारे मामलात में पीटीआई को दीवार के साथ लगाने की जो साजिश है उसमें काजी फायज ईसा साहब के साथ हैं, उनके साथी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है या नहीं है, अगर है तो उसका चेयरमैन कौन है, उसका मेन अहदेदार कौन है, किसकी बात मानी जाए और किसकी ना मानी जाए। आज काजी फायज ईसा साहब ने कोर्ट की मामूल की कार्रवाई के दौरान ये रिमार्क्स पास करके राजा सिकंदर साहब की ये परेशानी तो हल कर दी कि इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है और हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पोलिटिकल पार्टी है। मजीद अगर उन्हें किसी किस्म की वजाहत चाहिए तो वो उनके वकील अली जफर से रब्ता कर सकते हैं, शायद वो राजा साहब की तसल्ली करा दें। अब आते हैं कि अडियाला में बैठे कैदी नंबर 804 इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनसे मिले तो इमरान खान ने कौन से अपने पार्टी वर्कर्स पर चढ़ाई कर दी। आजम सवाती मिले इमरान खान से और उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी कि इस वीकेंड पे क्या हुआ रावलपिंडी में, किस तरह लोगों ने एहतजाज किया, किस तरह लोग बाहर निकले, और उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी कि जनरली सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कवर नहीं कर रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, शायद वो दबा हुआ है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बाकायदा अहकाम हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को कि आपने कुछ भी नहीं बताना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, या एहतजाज चाहे पूरा पिंडी इस्लामाबाद नहीं पूरा पाकिस्तान बंद रहे, आपने बिल्कुल एक सतर तक की खबर नहीं देनी अपने चैनल्स पर। और चूंकि उनकी रोटी रोजी का मामला है और ये उनके जो दावे थे आज़ादी सहाफ़त के वो सारे भस्म हो चुके हैं, इसलिए वो तो बोलते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान भर के लोगों को तक ये खबर पहुंच चुकी है कि रावलपिंडी के लोगों ने इमरान खान की कॉल पे भरपूर रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया। आजम सवाती इमरान खान के पास गए और इमरान खान के हवाले से उन्हें ये मालूम था कि इमरान खान पूछेंगे कि आपने ये जो एहतजाज की कॉल थी वो वापस किसने ली, क्यों ली, किसके कहने पे ली। इसलिए आजम सवाती ने जब वहाँ वजाहत बयान करना शुरू की तो बताया जाता है कि इमरान खान ने कहा कि तुम्हें अब उन्होंने वजाहतें पेश करने के लिए भेजा है, और ये भी कि बैरिस्टर गौहर अली खान का बताया गया कि उन्होंने कॉल वापस ली थी और अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंच सके थे लियाकत बाग। तो इमरान खान ने कहा कि अगर उस रोज़ अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग पहुंच जाते तो बहुत बड़े लीडर बन जाते, रेजिस्टेंस की अलामत बन जाते, लेकिन उन्होंने गलत किया, वो रास्ते से वापस चले गए। और ये एहतजाज की कॉल जो वापस ली थी बैरिस्टर गौहर एक बुजदिल आदमी है, बैरिस्टर गौहर को फौरी तौर पर चेयरमैनशिप से हटाया जाए, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। अब 2 रोज़ में इसकी बात सामने आ जाएगी। अगर तो बैरिस्टर गौहर को चेयरमैनशिप से हटाया जाता है
तो फिर इस बात में सदाकत है कि हाँ वाकई आजम सवाती ने जब इमरान खान से बात की तो इमरान खान ने कहा कि वो डरपोक आदमी है, बुजदिल आदमी है, वो शायद इतनी रेजिस्टेंस शो नहीं कर पा रहे जिस तरह की शो करनी चाहिए। और अब चूंकि मैच फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है, आखिरी 5 ओवर्स की बात है, तो अब आखिरी 5 ओवर्स में अगर बैरिस्टर गोर इस तरह की कालें दे के पीछे हटते रहे, बताया जाता है कि इमरान खान ने कहा कि जब मैं खड़ा हूं, जब कौम खड़ी है, जब लोग खड़े हैं, तो फिर ये जो हमारी क्यादत इस वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑन ग्राउंड जो क्यादत है, वो क्यों बुजदिली का मुजाहरा कर रही है। अली अमीन गंडापुर का उधर बयान आया है और अली अमीन गंडापुर ने दोबारा बयान दिया है और कहा है कि मैं डट के खड़ा हूं, और उसने पंजाब पुलिस को कहा है कि हमने आपसे रियायत की है, क्योंकि उस रोज केपीके से जो लोग आए थे उन्होंने कुछ पंजाब पुलिस के लोग पकड़ लिए थे, उनके पास जो भी हथियार थे वो काबू में कर लिए थे, और फिर खैर सगाली के जज्बे के तहत या उन्होंने अपने तौर पर एक अच्छा मुजाहरा किया केपीके के लोगों ने कि उन्होंने पंजाब पुलिस के नौजवानों को कहा कि हम आपके साथ कोई सख्ती नहीं करते, आपको हम जाने देते हैं, आइंदा आप ये ना कीजिएगा, हमारे लोगों पे हाथ ना उठाइएगा, हम एहतजाज करने आए हैं, जो हमारा एक जमहूरी हक है, हम कोई किसी पे पथराव नहीं कर रहे, आप हम पे आंसू गैस की शेलिंग कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने इस बात को पूरा दोहराया दोबारा अपनी स्पीच में, और इंतहाई गुस्से में थे, और उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे लोगों को एहतजाज करने से कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने कहा कि मैंने केपीके में देख लें कि यहाँ हमने मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को और जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई इंतकामी कार्रवाइयों पर हम नहीं उतरे, हालांकि हमारे पास बेतहाशा तौजीहात मौजूद हैं। हम अगर ऐसा करना चाहें, अगर हम टिट फॉर टैट के फार्मूले पर अमल करें, तो हम भी यहाँ FIR काट सकते हैं, हम भी आपको मुकदमात में उलझा सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते नहीं हैं, हमारे पार्टी कायद इमरान खान की ये हदायत नहीं है। अली अमीन गंडापुर की चार्ज तकरीर मेरे ख्याल में उनके वर्कर्स में जोश, जज्बा और वलवले में इजाफा करेगी। इधर से इमरान खान ने भी जब कह दिया, और अब इमरान खान ने कहा है कि डरना छोड़ें और 4 अक्टूबर को डी चौक पहुंचें। अब जिस तरह इमरान खान ने बुध वाले दिन के लिए मियांवाली, फैसलाबाद और मुल्तान 3 शहरों में एहतजाज की कॉल दी हुई है, अब वो 3 शहरों में जब लोग चार्ज होंगे, हत्ता कि इमरान खान को ये तजवीज़ पेश की गई कि लाहौर, तो इमरान खान ने कहा लाहौर की फिक्र ना करें, लाहौर इनके साथ, मुस्लिम लीग वालों के साथ और मियाँ बिरादरान के साथ वो करेगा जो इन्होंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा। इमरान खान लाहौर के लोगों के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं कि वो रेजिस्टेंस का इसी तरह मुजाहरा करेंगे जिस तरह गुज़श्ता रोज़ पिंडी वालों ने की। और अब इमरान खान डी चौक की कॉल दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जुमे वाले दिन 4 अक्टूबर को डी चौक पहुँचें सारे। अब क्या फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट इस हवाले से अपनी पॉलिसी तरतीब देती है, लेकिन इस सारी पॉलिसी का डिपेंड करता है कि हमारे नए DGISI जो हैं मलिक कासिम अमान, जिन्होंने आज 30 सितंबर को चार्ज संभाल लिया है, उनका लाहे अमल क्या होता है, क्या वो वहाँ उस तरफ हम कोई तब्दीली देखेंगे? क्योंकि पुराने DGISI जनरल नदीम अंजम, उन्होंने तो एक लेगेसी वो कैरी कर रहे थे बाजवा साहब के साथ, और कंटिन्यूसली उन्होंने जुल्म बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया हुआ था। अब चूंकि मलिक कासिम अमान नए DGISI हैं और PhD डॉक्टर हैं, तो पढ़ाई लिखाई से उनका ताल्लुक है, तो एक तवक्को की जा रही है कि शायद वो फ्रेश स्टार्ट लें। वो फ्रेश स्टार्ट जो जनरल बाजवा के जाने के बाद आसिम मुनीर साहब को लेना चाहिए था, लेकिन आसिम मुनीर साहब ओवर एम्बिशियस हैं, अपनी हैसियत कद काठ बतौर आर्मी जनरल उससे ज़्यादा की तवक्को रखते हैं। शायद वो अपने आप को फील्ड मार्शल या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या जनरल ज़िया उल हक या जनरल अयूब खान या उनके बूट्स में अपने आप को देखते हैं, हालांकि ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो मुख्तलिफ अदवार के जर्नल थे, आप एक मुख्तलिफ दौर के जर्नल हैं। आज सोशल मीडिया है, आप यूथ है, 65% हमारी यूथ है। अब जनरल अयूब जैसे या जनरल ज़िया उल हक जैसे, हत्ता कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे भी रिजल्ट्स आप यहाँ से अभी अचीव नहीं कर सकते, और इसीलिए आपको आपकी कैलकुलेशन गलत हुई है और आपको नाकामी का सामना है। इसी तरह अगर DGISI मलिक कासिम अमान ने कैलकुलेशन की गलती की यहाँ, तो शायद इन्हें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। और मलिक कासिम अमान साहब का जिक्र है तो उनके वालिद साहब का जिक्र कैसे ना हो। इनके वालिद साहब का नाम गुलाम मोहम्मद मलिक था, रिटायर्ड जनरल हैं आर्मी के, GM मलिक मशहूर थे, और उनके बारे में ये बात लिखी पड़ी बात है, ये कोई ज़बानी सुनी सुनाई बात नहीं है। 1995 की बात है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, और उस वक्त मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी ने अपने चंद फौजी अफसरान के साथ मिलकर बगावत की एक नाकाम कोशिश की। उनका इरादा यह था कि वो उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो दोनों को कत्ल करके टेक ओवर कर लेंगे। बाकायदा रावलपिंडी से जत्थे रवाना हो चुके थे और मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी उन्हें लीड कर रहे थे। उनके दूसरे साथी थे ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला, मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और जितने अफसरान उनके साथ पकड़े गए थे, उन सब के खिलाफ उनका कोर्ट मार्शल हुआ, केस चला। लेकिन बाद अज़ां ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला ने एक किताब लिखी और उसमें इस पूरे ऑपरेशन का जिक्र किया। उस किताब का नाम है खिलाफत ऑपरेशन 1995। वो इस वाक़े को बयान करते हुए कहते हैं कि जनरल GM मलिक, जो मौजूदा हमारे DGISI मलिक कासिम अमान के वालिद हैं, कि जनरल GM मलिक भी हमारे साथ इस साजिश में शामिल थे, लेकिन उन्होंने कमाल फुर्ती का मुजाहरा किया और आखिरी वक्त पे वो बदल गए। और बदले इस तरह कि जब पिंडी से मेजर जनरल अली कुली खान, जो उन्हें अरेस्ट करने के लिए पिंडी से रवाना हुए और इस्लामाबाद में जाके उन्होंने GM मलिक को गिरफ्तार कर लेना था इसी साजिश के केस में,
तो गुलाम मोहम्मद मलिक को इतला हो गई और वो भागे भागे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास पहुंचे और बेनज़ीर भुट्टो को सारी वारदात बता दी कि रावलपिंडी में ये हो रहा है। चूंकि ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला के मुताबिक वो इस सारी साजिश में उनके साथी थे, तो उन्हें सारा प्लान तो पता था, तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को बता दिया। और जब मेजर जनरल अली कुली खान वहां पहुंचे जीएम मलिक को गिरफ्तार करने के लिए, तो वो इस वजह से बच गए कि बेनज़ीर भुट्टो जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि नहीं, जीएम मलिक इसमें नहीं था क्योंकि इसने तो मुझे पहले बता दिया था, हालांकि वो चंद लम्हे ही पहले बताया था। अगर वो बेनज़ीर भुट्टो से उनकी मुलाकात ना होती फौरी तौर पर और वो बताने में कामयाब ना होते, तो उन्हें मेजर जनरल अली कुली खान ने अरेस्ट कर लेना था और उन पे भी यही बगावत का मुकदमा बनना था और उन्हें भी मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला का साथी समझा जाना था। तो ये उन जीएम मलिक के साहबजादे हैं, मलिक आसिम अमान। इस तरह की किस्से कहानियां उन्होंने बहुत करीब से सुने हुए हैं, देखे हुए हैं और यकीनन वालिद साहब ने उनके साथ कई दफ़ा इसका जिक्र भी किया होगा। और फिर बेशक बंदा जितनी मर्जी है किताबें पढ़ ले, पीएचडी कर ले, चाहे वो पीएचडी उनकी पाक अमेरिका पाक यूएस रिलेशनशिप पे है, लेकिन जीन्स तो जीन्स होते हैं। इसलिए मलिक आसिम अमान का ये टेन्योर बतौर डीजीआईएसआई इंतहाई दिलचस्पी से देखा जाएगा। अब आज वो ओहदा संभाल रहे हैं, 2 दिन बाद 3 डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज है पीटीआई का, 4 अक्टूबर को वो डी चौक पहुंचना चाहते हैं। और फिर ये सूरत हाल इसलिए भी नाजुक है कि आलमी मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। 28 या 30 अक्टूबर तक शायद उन्होंने पाकिस्तान में रहना है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने इज्तिमा से खिताब करने हैं। वो बहुत बड़ा एक इवेंट होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत बड़ी फॉलोइंग है और अगर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे ज़हीन फ़तीन आदमी से किसी ने कोई मलफूफ सा क्वेश्चन पूछ लिया कि जब रियासत अपने लोगों के सामने आके खड़ी हो जाए तो फिर लोगों का दीनी फ़र्ज़ क्या बनता है, शरई फ़र्ज़ क्या बनता है कि वो रियासत को माने, आइन को माने, कानून को माने, शरीयत को माने या अपने दिल की बात करें और पब्लिक की मेजॉरिटी को क्या करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई मलफूफ सा क्वेश्चन किसी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछ लिया और जाकिर नाइक ने अगर कोई साफ साफ उसका जिस तरह की उनकी तबीयत है खरी सी जवाब दे दिया तो यकीन माने ये एक और मसला बन जाएगा। दूसरी तरफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल पहुंच रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में पीटीआई के एहतजाज की कॉल की वजह से अगर 4 को इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है तो यकीन माने 3 को इन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद बंद कर देना है। और अब सुना है कि कंटेनर्स के बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर देने लगी है क्योंकि आईएमएफ से अभी $1.1 बिलियन आ गए हैं, तो उसको खर्च करने के इन्होंने इंतजाम पहले कर लिए हैं। और बताया ये जा रहा है सलमान शहबाज दुबई में है इस वक्त और वहाँ से उन्होंने वो कंटेनर्स के कोटेशंस ले रहे हैं लोगों से और शायद 1000 कंटेनर वो इंपोर्ट करके पाकिस्तान भेज रहे हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म भी डालना है तो इन्होंने डालना है और अगर आईएमएफ से लोन लेना है बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो उसके जो असरात होते हैं, जो टैक्सेस लगाने हैं, बिजली, पानी, गैस की महंगाई होनी है, उसका भी जुल्म सितम का शिकार पब्लिक ने होना है। उस पैसे को खर्च करना है तो इन्होंने अपने अल्लों तल्लों में करना है, लोगों की फलाह बहबूद पे नहीं करना। अपनी हुकूमत को कंटेनरों की दीवार में बंद करने के लिए करना है। कंटेनर भी मंगवाने हैं तो अपने बच्चों से मंगवाने हैं। सलमान शहबाज बैक एंड पे होता है हमेशा और दुनिया में जहाँ भी आप देखें, चाहे दुबई हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे तुर्किया हो, चाहे इंग्लैंड हो, हर जगह उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई हुई हैं। कुछ में वो खुद डायरेक्टर होते हैं, कुछ में वो बैक एंड पे होते हैं, फ्रंट पे वो मकामी लोगों को रखते हैं और बिजनेसेस सारे ये खुद करते हैं। अब वो 1000 कंटेनर जो दुबई से पाकिस्तान इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसके पीछे भी सलमान शहबाज का नाम बोल रहा है क्योंकि यहाँ मकामी तौर पर ये जो पकड़ दकड़ करते थे, लोगों को कंटेनर पकड़ते थे, वो कंटेनर्स वाले मीडिया के सामने आके, स्पेशली सोशल मीडिया पे आके बता देते थे कि हमें फलां जगह से पकड़ा गया है, हमें इतने चार्जेस दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे और हमें साथ मारा भी जा रहा है। तो अब इस सारी उस खिफ्त से बचने के लिए गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि 1000 कंटेनर खुद इंपोर्ट कर लिए जाएं और फिर मुस्तकिल तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे हसास शहरों को उन कंटेनर से बंद कर दिया जाए। लेकिन क्या ये सारे इंतजाम तो गवर्नमेंट के हैं? दूसरी तरफ क्या पब्लिक भी कोई इंतजाम कर रही है? मेरे ख्याल में इमरान खान की कॉल ही काफ़ी है पब्लिक के लिए, लेकिन इमरान खान यहाँ एक गलती भी कर रहे हैं। इमरान खान इस पार्टी को इसी तरह चला रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक खानदानी कंपनी के तौर पर चलाते थे। इमरान खान आज अगर डांट रहे हैं बैरिस्टर गौहर अली खान को, तो मेरे ख्याल में यहाँ इमरान खान खुद गलती पे हैं। उन्हें अगर मियाँ वाली, फैसलाबाद या मुल्तान में एहतजाज करवाना था तो उन्हें चाहिए कि वो मियाँ वाली की जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लोकल बॉडी है, उसके चेयरमैन, उसके सदर को मुखातब करें और कहें कि वो ज़िम्मेदार है वहाँ कराने का और बताएं लोगों को कि ये मेरा प्रेसिडेंट है वहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मियाँ वाली का, ये मेरा प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्तान का और ये फैसलाबाद का। अगर आप लोकल तंजीमों को अहमियत नहीं देंगे और आप सिर्फ इस उम्मीद पर रहेंगे कि मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और महर बानो कुरैशी के नाम पर लोग निकल आएंगे, मियाँ वाली में आपके अपने जो वहाँ एहसन जमाल वगैरह जो लीडर हैं, आपके एमएनएज़ हैं मुंतखब और अमजद अली खान या दूसरे, उनके कहने पे लोग निकल आएंगे। और फैसलाबाद में भी इसी तरह के वहाँ जो आपके एमएनए, एमपीएस जो जीते हुए हैं या जीतने की पोजीशन में थे या फॉर्म 47 वाले या 45 वाले, वो आ जाएंगे। तो ऐसे में अचानक आपको एक पता चलता है कि वो जो आपके जिन पे आप तकिया कर रहे हैं वो अचानक
पोजीशन बदल लेते हैं, उन्हें कोई ना कोई उठा लेता है, उन्हें कोई ना कोई खरीद लेता है, वो दबाव का शिकार हो जाते हैं, मसलतों का शिकार हो जाते हैं, उन्हें दूसरी तरफ से टिकट्स ऑफर कर दिए जाते हैं, उन्हें बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफर कर दिए जाते हैं। इसलिए आपको अचानक फिर हैरानी होती है जब वहाँ से परवेज़ खटक, महमूद खान, उस्मान बुज़दार और इस तरह के करैक्टर सामने आते हैं। आप अपनी लोकल तंजीमों को अहमियत दें, अपनी लोकल तंजीमों के लीडरान के नाम पब्लिक को बताएं, बताएं कि ये लोग हैं असल में। और वहाँ अगर फॉर एग्जांपल मुल्तान में ज़ैन कुरैशी और माहिर बानो कुरैशी बहुत बड़े लीडर हैं आपके, बिल्कुल उन्हें बताएं, लेकिन उन्हें कहें कि आप डिसिप्लिन में रहें, आप इस जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसके साथ चलें। आपका भी एक वोट है डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, और वहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी है उसका भी एक वोट है। आप अपनी लोकल तंजीमों को अहमियत नहीं देंगे तो कल तक फिर आप जब टिकटों की तकसीम करने में आप चाहते हैं कि मैं किसी दबाव का शिकार ना हूँ, दबाव का शिकार आप तब नहीं होंगे जब आप लोकल तंजीमों को अहमियत देंगे। तो इमरान खान लोकल तंजीमों को इग्नोर कर रहे हैं, इसी तरह चला रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून वाले चलाते हैं कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट फ़लाँ शहर फ़लाँ के हवाले, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट फ़लाँ के हवाले, और अचानक पता चलता है वो बंदा गायब हो गया, पूरा शहर लावारिस हो गया। ये एक छोटी सी अर्जदाश्त है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस पर गौर नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान तो जेल में है और बाकी जो उनकी दस्तयाब की आदत है वो धड़ेबंदियों का शिकार है। और अब आज़म सवाती का इस तरह खुल खुला के बाहर आके गौर अली खान के बारे में इतने सख्त जुमलों का इस्तेमाल, ये भी उनकी अंदरूनी ग्रुपबंदी का एक इशारा मिलता है कि शायद वो दोबारा आपस में इसी तरह ग्रुपबंदी का शिकार हो चुके हैं जो कुछ अर्सा पहले हो चुके थे। उस पर तो शेर अफजल मरवत, शहरयार अफरीदी और उन पे इमरान खान ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर आज़म सवाती और गौर अली खान एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो फिर एक और नई तर्ज की ग्रुपबंदी सामने आ जाएगी। और ये वक्त नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ग्रुपबंदी का शिकार हों, क्योंकि ये आखिरी 5 ओवर चल रहे हैं और ये आखिरी 5 ओवर इस अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 12 तक के हैं, क्योंकि अक्टूबर 12 को फेडरल गवर्नमेंट शंघाई तावन तंजीम वालों के हवाले हो जाएगी। 14, 15 और 16 को शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो रहा है। 14 को चीन के प्राइम मिनिस्टर ली शियांग पाकिस्तान आ रहे हैं, तो फिर उस वक्त कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन अगर होना है तो वो भी काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट जो 25 अक्टूबर है उससे 10 दिन पहले हर सूरत होना है, और वो 15 अक्टूबर की डेट है। इसलिए ये आखिरी यही वीक है जिसमें अगर कोई पॉलिटिकल रेजिस्टेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शो कर सकते हैं तो यही टाइम है। लेकिन अगर ये वक्त ज़ाया कर दिया, जिस तरह का काजी फायज ईसा साहब और हुकूमती खान टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त काजी साहब टाइम के हवाले से बहुत शार्टेज का शिकार हैं। 63A की जो रिव्यू पिटीशन काजी साहब आज लगाना चाहते हैं, ये 1 साल सवा साल पहले काजी साहब को ख्याल आ जाता तो शायद आज इतनी मुश्किल में ना होते। आज सुप्रीम कोर्ट में जब काजी साहब ने उस मामले को सामने रखा तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का एक खत आ गया उनके सामने, और वो खत काजी साहब अगर पूरा अदालत में पढ़ के सुनाते तो यकीन माने उनके अपने मुंह पे वो तमाचे मारते। लेकिन काजी साहब ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कहा कि इस खत के आखिरी 3-4 सतरें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन वो खत मंजर आम पर आ चुका है, लोगों तक पहुंच चुका है, हम भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो वो कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने काजी फायज ईसा साहब के मुंह पे जनाटेदार थप्पड़ रसीद किए हैं। अब काजी फायज ईसा साहब इसके जवाब में क्या करते हैं, हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत पहले उनकी एक टेबल पे पड़ा हुआ है, जिसका जवाब देने के लिए काजी फायज ईसा साहब के पास ना तो कोई नुकात हैं, ना उनमें इतनी हिम्मत वो जमा कर पा रहे हैं कि उसका जवाब दें। हालांकि जस्टिस अतर मिन अल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद करीम अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कतार है जो अपने अपने तौर पर अपने अपने नुकात इकट्ठे करके बैठे हुए हैं। काजी साहब ने अगर इधर उधर हिलने जुलने की कोशिश की तो यकीन माने एक के बाद एक लेटर्स आएंगे, और उसमें सारा काजी साहब का अपना जो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जवाब लिखा था, जिसकी तारीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कुछ यूँ की है कि इंतहाई खुद परस्ती का शिकार एक शख्स नज़र आता है। तो ये खुद परस्ती का शिकार शख्स काजी फायज ईसा साहब को जवाब देने के लिए तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के पास एक नहीं कई नुकात मौजूद हैं, लेकिन वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और लॉयर्स की जहाँ तक बात है, अब तक 300 लॉयर्स ने लेटर लिखा है इस आइनी अदालत के ख़िलाफ़ और आइनी तरामीम के ख़िलाफ़। लेकिन मेरे ख्याल में अगर 2 लाख पाकिस्तान बार काउंसिल के मेम्बरान हैं तो 300 एज़ कम्पेयर टू दैट इज़ नथिंग। मेरे ख्याल में हज़ारों में वकला को लेटर्स लिखने चाहिए और अपना मुद्दा बयान करना चाहिए। क्यों कि ये जो लालच दे रहे हैं आपको कि आपको हाई कोर्ट का जज लगा दिया जाएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाएगा, ये होने नहीं लगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। और जब नई गवर्नमेंट आएगी तो आप तमाम उन जज साहबान को जो आज रिश्वत के तौर पर ओहदे कबूल कर रहे हैं, या वो बार एसोसिएशन जो आज रिश्वत के तौर पर करोड़ों अरबों रुपया आजम नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून से वसूल कर रहे हैं, ये सब वापस इनके गले में आएगा। ऐसे ही जैसे काजी फायज ईसा साहब ने जो कुछ किया साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ, आज वो सारा उनके गले में आ रहा है। आपको याद होगा कि जब सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की बात थी तो उस वक्त जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब
ने यही पोजीशन ली थी जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की है। लेकिन अब काजी फायज ईसा साहब के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं, अलबत्ता डिटाई के तमाम रास्ते उनके ओपन हैं। और इस डिटाई में फेडरल गवर्नमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फायज ईसा साहब के साथ हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब की 2 नंबरी का मैंने जिक्र किया था। ज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स तक बात पहुंची है और जो अब तक मीडिया में रिपोर्ट हुई है, उसके मुताबिक राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने सिर्फ एक एप्लीकेशन दी है सुप्रीम कोर्ट में कि मैं आपके अहकामात के मुताबिक अमल दरामद नहीं कर सकता आपके अहकामात पे। दरअसल उन्होंने 3 एक्शन लिए हैं। एक उन्होंने सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन सीएमए जिसे कहते हैं, मुतफरक दरखास्त उर्दू में, एक उन्होंने मुतफरक दरखास्त दी है राजा सिकंदर सुल्तान साहब अपने वकील के जरिए, एक उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की है और एक उन्होंने 14 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे स्टे के लिए दरखास्त दी है। तो राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने 3 दरखास्तें दी हैं, लेकिन अपनी प्रेस रिलीज में सिर्फ एक का जिक्र किया है। ये है राजा सिकंदर सुल्तान साहब की 2 नंबरी कि खामोशी से काम वो 3 करते हैं, लोगों को एक दिखाते हैं ताकि तवज्जो उनकी एक पे ही रहे। और इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स इसलिए खुलकर बात ना कर सके क्योंकि वो खुद बहुत मसरूफ हैं। वो राजा सिकंदर सुल्तान साहब की 3-3 एप्लीकेशंस पे कहाँ नजर डालते, क्योंकि काजी साहब ने उन्हें इंतहाई मसरूफ रखा हुआ है। और काजी साहब तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को जॉब डिस्क्रिप्शन के ताने दे रहे हैं। हालांकि काजी साहब अगर देखें, अपने गिरबान में झांक के देखें, तो ये वही जॉब डिस्क्रिप्शन थी जब आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का बहाना करके आप 5 महीने ऑफिस में बैठे रहे और आपने कोई काम नहीं किया। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर ऐसा नहीं कर रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर सिर्फ उस अदालत में नहीं आ रहे जिस पे उन्हें एतराज़ है, मामूल की अदालतों में वो जा रहे हैं, केसेस सुन रहे हैं, फैसले कर रहे हैं। और इसका जिक्र आज काजी फायज ईसा साहब खुद कर चुके हैं अदालत में। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्हें जब बताया गया कि वो तो आज छुट्टी करके घर जा चुके हैं और वो यहाँ इस बेंच में नहीं बैठना चाहते क्योंकि उनके यही एतराज़ात हैं, तो काजी साहब ने कहा कि वो दूसरे केसेस तो सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ठीक काम कर रहे हैं और काजी फायज ईसा साहब जो उन्हें उनकी जेडी के, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के ताने दे रहे हैं, काजी साहब गलत हैं। मुजस्सिम मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह राइट पे हैं। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।